गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीपीओ की इस सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हम 4 अक्टूबर का शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की सीरीज़ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक वर्गाकार आधार वाले एक पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 1536 है और इसमें से 37.5% पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल है। तो पिरामिड का भाई जो बेस है वो स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एरिया मुझे निकालना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया 1536 का 3/8 निकालना होगा, क्योंकि उसने कहा है पिरामिड का जो आधार है वो टोटल सरफेस एरिया का 37.5 है, जो कि 3/8 होता है। इसे हम यहाँ से कैंसिल करें तो 1 आता है, 8 इंटू 9 और ये 2 और 192, ये हो जाता है अपने पास में 576। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 576 है तो इस वर्ग की भुजा हो जाती है हमारे पास में 24। अगर वर्ग की भुजा 24 है तो इस पर जो पिरामिड बना हुआ होगा तो ये तो इसकी स्लांट हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 हो जाएगी, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट होगा। अब अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आप कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया जो इसका होगा वो होगा 1536 टोटल एरिया है, जिसमें से इसके आधार का क्षेत्रफल है 576, तो यहाँ से आ जाता है 960। और आप जानते हैं पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 आधार का परिमाप। आधार है 24, भुजा वाला वर्ग, तो 24 इंटू 4 इंटू स्लांट हाइट, ये हमें नहीं पता है, ये बराबर होगा 960 की। 24 इंटू 4 96, तो ये 10 बार कैंसिल हो जाता है और ये 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में स्लांट हाइट की जो वैल्यू है वो 20 आ जाएगी। अब भाई आपके पास ये तिर्यक ऊंचाई 20 पता है, ये वाली भुजा की दूरी पता है 12, तो ये भी निकाल सकते हैं। ये 20 है, ये 12 है, तो ये 16 होगा। तो हाइट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और इसका रूट, ये बराबर हो जाएगा 16। वैसे भी देख लेते, ये तो ट्रिपलेट बन रहा है, सीधा भी बता सकते थे 3 4 5 से। आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, और बच्चा आप जानते हैं पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट, तो इंटू 16। 3 से ये 8 आ गया, 24 इंटू 8 192, तो हमें 192 इंटू 16 करना है, तो हमारे पास में आता है 2 7 और 16 और 14 30, 3072। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है। तो साइन ए की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और जिसे हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। एक तो हमें ये पता लग गया। अब वो पूछ रहा है कॉस की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 6a की वैल्यू क्या होगी। कॉस की पावर 2 है, वो बराबर साइन ए के है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए है, तो कॉस की पावर 6a बराबर होगा साइन क्यूब ए। यही होगा, ये पूछा है कि क्या होगा। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और कॉमन अगर आता है हमारे पास में तो भाई मैं यहाँ से एक डेटा कॉमन ले लेता हूँ, और एक डेटा अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है साइन ए। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आता है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और पहले ही स्टार्टिंग में दे रखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो इसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ से निकल कर आता है, ये पूरा हो जाता है साइन ए की इक्वल, और साइन ए जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। नंबर 3 पर आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करें। भाई वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, तो 2 गुना 22/7 और इनटू इसकी रेडियस 2πr। 7 से इसे कैंसिल करें तो ये हो जाता है 0.25, 25 इंटू 7 175, यही हुआ। और ये हो जाता है अपने पास में 25 इंटू 2 50, मतलब 0.5 इंटू 22, तो ये हो जाता है आपके पास में 11। तो हम कहेंगे क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाता है 11। नंबर 4 कहता है माना m और n का
जो HCF है वो A है और n बराबर AB है, तो m और n का LCM क्या होगा? भाई दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है इसके LCM और इसके HCF के बराबर। n को हम AB लिख सकते हैं तो m है, n का मान AB है, साथ में ये खुद कहता है इसका जो HCF है वो A है, तो LCM हमें बताना है और HCF का मान A दे रखा है। A से ये कैंसिल हो जाता है, तो LCM की वैल्यू जो आती है वो आती है MB। MB हमें BM या MB एक ही बात है, तो क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 5 पर आते हैं। 5 एक DI का क्वेश्चन आ गया। आपसे कहता है 2022 में अलग अलग स्कूल हैं XYZ, उसमें 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या को हमें दे रखा है और टोटल बॉयज़ और गर्ल्स 3600 हैं। यहाँ पर हमारे पास में डेटा आ गया, उसका कौन कौन कितना परसेंट है ये भी आ गया। कहता है स्कूल Y और Z में एक साथ मिलाकर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, तो स्कूल Y और Z में एक साथ मिलाकर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हो जाती है 55, ठीक है। और स्कूल X और Y में एक साथ मिलाकर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के बीच का अंतर। अब स्कूल X और Y को लेते हैं, तो एक स्कूल X और Y को लेते हैं तो यहां पर आता है 75, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो आता है 20%। और हमें पता है ये जो 20% है ये टोटल बच्चे 3600 का निकलेगा, तो हमें निकालना है 20% किसका? 3600 का। 3600 का 10% 360, तो 20% हो जाता है 720, और 720 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही इमीडिएटली दिया हुआ है, तो हम कह देंगे इस क्वेश्चन का आंसर 720 होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से बात ऐसी है कि ये अपने से पूछ रहा है कि एक शंकु है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 5 और इसकी स्लांट हाइट 13 दे रखी है। तो ये कोण हो गया, इसमें रेडियस 5 है और ये अगर 13 है तो आप कहेंगे ये 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बन गया, तो ये इसकी हाइट हो गई 12। तो आपसे पूछता है कि बताइए इसका आयतन कितना होगा। अब वॉल्यूम आप जानते ही हैं, इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। R का मान है 5, तो 5 × 5 और H का मान है 12। 3 से ये कैंसिल हो जाता है 4 बार। अब देखिए भाई 5 × 5 25 × 4 100, तो ये हो जाता है 2200 में 7 का भाग देते हैं। आपको याद है 22 में 7 का भाग देते हैं तो ये 3.14 आता है, तो इसी तरीके से ये इस तरीके से चलता रहेगा और 2 जीरो है तो 314.3 हो जाएगा। इस वजह से हम कह देंगे नंबर 6 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही रहेगा। 7 पर आते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पैसे को दिया है लेकिन हाफ ईयरली रेट है अर्धवार्षिक रूप से, और साथ में कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 18 महीने के लिए दिया गया है। भाई अगर हाफ ईयरली की अगर हम बात करेंगे तो अर्धवार्षिक रूप से यदि हम बात करते हैं तो जो साल भर की रेट थी 10%, तो ये तो बदल जाएगी 5% में, और टाइम जो है वो डबल हो जाएगा, तो 18 महीने का डबल हो गया 36 महीने, और 36 महीने को हम कह सकते हैं 3 साल, ठीक है, 3 इयर्स। और आप जानते ही हैं 5% की अगर मैं फ्रैक्शन लिखूंगा तो ये हो जाएगी 1/20, और 3 साल का क्वेश्चन है और 1/20 के हिसाब से हम कहेंगे तो प्रिंसिपल जो है वो तो 20 रहा होगा, जो कि कितना हो जाएगा 21, और 3 साल का क्वेश्चन है तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये समान 3 साल लिखना पड़ेगा, और ये अनुपात बन गया है प्रिंसिपल का और अमाउंट का। आप जानते हैं 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है 8000। तो हुआ ये कि अगर हमारे पास 8000 रुपये थे तो वो बदल गए हैं 9261 रुपये में। क्वेश्चन के हिसाब से वो राशि हो जाती है 64,827। भाई अगर मैं सीधा सीधा देखता हूँ तो 9261 का 7 गुना देखें तो ये आता है 64,827। तो अगर यहाँ हमारे जो मान रहे थे 9261 उसका 7 गुना है 64,827, तो यहाँ प्रिंसिपल भी रहा होगा 8000 का 7 गुना, और हम कहेंगे 8 × 7 56,000 रुपये। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 56,000 रुपये।
तो ऑप्शन बी इस कंडीशन में हमारा सही होगा। एट नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है सी एक व्रत है जिसका केंद्र ओ है। तो एक व्रत है और जिसका केंद्र ओ है, तो हम यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं। ये एक व्रत हो गया। अब ये आगे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इसका केंद्र ओ है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू इस व्रत की एक स्पर्श रेखा है। तो पी क्यू इस व्रत की मैंने एक स्पर्श रेखा बना दी है। ठीक है, ये पी क्यू इस व्रत की एक स्पर्श रेखा है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। ठीक है, कहता है माना बी जो है पी क्यू पर एक बिंदु इस तरीके से है कि बिंदु ए बी की लंबाई 12 है। तो ए बी की जो लंबाई है वो 12 है और बिंदु जो है ए बी की लंबाई 12 है और पी क्यू पर बिंदु बी है। तो हमने मान लिया ये बिंदु यहाँ पर होगा और ए बी की लंबाई 12 है और यदि ओ और बी को मिलाने वाली रेखा वृत्त आर पर काटती है और ये जो है हमारे पास में बिंदु की वैल्यू दे रखी है और ये जो रेखा है बिंदु को इस तरीके से यहाँ पर ओ बिंदु पर काटती है और ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर ए पॉइंट मैंने ले लिया है। अच्छा, अब ये कहता है ए इसका स्पर्श बिंदु था तो ये 12 हो गया है, ये 5 हो गया है और मुझे पता है ये 5 है, ये 12 है, तो भाई ये 13 ही होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ट्रिपलेट बन गया। अब ये 5 है, 12 है, तो ये 13 हो गया। तो अब आपसे पूछा है कि रेखा आर पर काटता है तो बी आर की लंबाई बतानी है, मतलब कि हमें बी आर की लंबाई बतानी है और आर जो है बिंदु इस तरीके से था, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये मिलाने वाली रेखा वृत्त को आर पर काटता है। तो ये जो दूरी है ना ये आर पर काटता है इसको यहाँ पर, तो बी आर की लंबाई बतानी है। भाई केंद्र से परिधि तक सीधी दूरी ये 5 होगी और ये टोटल दूरी 13 है, इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी 8 होगी। तो मैं कहूँगा बी आर की जो लंबाई है वो हमारे पास में 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास में बी आर की लंबाई 8 आती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेंशन है। नंबर 9 पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में अगर हम इसे लिखते हैं तो ये हो जाता है 5 एकम 5 2 7/5 माइनस ये हो जाता है 4 तिया 12 और 3 15 15 में 4 साथ में डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2 माइनस नहीं है डिवाइड है 1/2 और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 3/2 इंटू ये हो जाता है अपने पास में 10/3 और ये भाग में है अपने पास में 4/3, तो इसको गुना में कर देते हैं 3/4। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और 2 से 5 कैंसिल हो जाता है। वापस से लिखा 7/5 माइनस 15/4 डिवाइड में है हमारे पास में 5/4 और इसे हम लिख सकते हैं 2/1 गुना में उल्टा कर दिया। साथ में यहाँ से हमारे पास में आएगा 5 तिया 15 और 15/4 यही आया हमारे पास में, तो 15/4 आ गया है। कैंसिल करें तो हमारे पास में ये कैंसिल होगा 2 से 2 बार, तो 15 × 5 75/8, तो यहाँ से आता है 7/5 माइनस 15/4 और यहाँ से आ जाता है हमारे पास में 15 × 5 75 और 4 दूनी 8 यही आएगा। तो ये हो जाता है हमारे पास में 8/75। 15 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, 4 से ये कैंसिल हो गया 2 बार। अब यहाँ से देखें, देखिए भाई 7/5 है और 2/5 है, तो यहाँ से बचेगा 7/5 माइनस 2/5 5/5 और 5/5 होता है 1। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर। 10 में ये कहता है जब ए अकेले किसी काम को करता है तो ए बी के साथ जो मिलकर लगने वाला टाइम है उससे 25 दिन ज़्यादा लेता है। आपको याद ही होगा ए और बी अगर किसी काम को x डेज में करते हैं तो ए जो है इससे भी 25 दिन ज़्यादा का समय लेगा। साथ में कहता है जबकि बी जो है दोनों के द्वारा लिए गए समय से 16 दिन ज़्यादा लेता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा, जब कभी भी दो लोगों से इनकी तुलना होती है तो अपन पूरा मेथड तो काम में लेते ही नहीं है। तो हमें अगर ये निकालना होता है कि x की वैल्यू क्या आएगी,
तो हम जो एक्स्ट्रा डेज हैं उनके मल्टीपल का रूट ही तो लेते हैं। तो x मतलब a और b को कितना समय लगेगा, इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 × 4 20। इसका मतलब a और b इस काम को 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। आपसे यही पूछा है a और b एक साथ मिलकर इस काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे, आंसर आएगा 20। नंबर 11 पर आते हैं। एक पसारी है, वो 12 रुपये किलो वाले और 25 रुपये किलो वाले मूल्य के गेहूं को कहता है किस अनुपात में मिलाए जिससे कि इसका भाव जो है वो 20 रुपये हो जाए। तो ये तो हम बता सकते हैं इसे, 12 8 20 और 5 25 5। तो हम कहेंगे 5:8 में मिलाएगा तो उसकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। नंबर क्वेश्चन 12 पर आते हैं। 12 में ये कह रहा है 32 और 61 का मध्यानुपात क्या होता है। भाई आप जानते हैं मध्यानुपात b बराबर होता है √AC। तो प्रथम है 32 और दूसरा है 162। इसको थोड़ा तरीके से लिखें तो इसे लिख सकते हैं 16 × 2 और इसको लिख सकते हैं 81 × 2। ठीक है, ब्रेक कर दिया। b की जो वैल्यू आएगी 16 का तो आ गया 4, 2 और 2 का आ गया 2 और 81 का आ गया 9। 9 × 2 18 × 4 72। तो हम कहेंगे इसका जो मीन प्रोपोर्शन है वो 72 हो जाएगा। नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। 13 में ये कहता है राखी ने एक टोकरी, एक पर्स और एक बेल्ट खरीदी है और इनकी जो कीमत है, टोकरी जो है वो 80 रुपये की है, साथ में जो पर्स है उसका वो 150 रुपये का है और उसकी जो बेल्ट है वो 350 रुपये की है। साथ में उसे इस पर 5%, 8% और 10% की छूट मिली है। यहाँ 5% की छूट मिली है, यहाँ पर छूट मिली है 8 की और आगे डिस्काउंट होता है 10% का। आपसे पूछा है कि बताओ उसने कुल कितनी राशि का भुगतान किया। भाई टोटल अमाउंट में से, ये टोटल पेमेंट में से हम ये डिस्काउंट हटा देते हैं तो 350, 500, 580 का टोटल पेमेंट करना था। अब देखते हैं कि यहाँ से डिस्काउंट कितना हुआ। 80 का 5% 4 रुपये यहाँ कम हो गए, 150 का 8% 12 रुपये यहाँ पर कम हो गए और 350 का 10% 35 रुपये यहाँ पर कम हो गए। तो 35 2 37, 47 और 4 51 रुपये, 51 रुपये कम हो गए। 580 की जगह 51 कम पे करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 529 रुपये का। तो राखी ने इसके लिए 529 रुपये का पेमेंट किया होगा। नंबर 14 कहता है कि ABC में एंगल B की वैल्यू 90 है और AB और BC की जो रेशो है वो 1 और 2 है। तो ये A हो गया, बीटा की वैल्यू, B की वैल्यू दे रखी है और ये 90 है, तो AB की वैल्यू ये है और ये 2 है, तो यहाँ पर हो जाता है √5। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि cos A + tan C क्या होगा। भाई पहले तो मुझे cos A इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। cos A की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से अगर cos A के रिगार्डिंग में बात करूंगा तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार तो ये हो गया है और कर्ण हो गया है √5 प्लस tan C। tan C की वैल्यू, tan C होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 1 और आधार है आपके पास में 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो LCM आ जाता है 2√5 और यहाँ आ जाता है 2 और यहाँ पर आ जाता है √5। देखते हैं ऐसा कोई आंसर है क्या। ऐसा आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन डी में, तो हम कह देंगे इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15, दो संख्याओं का गुणनफल 20,000 है और इनका LCM जो है वो 800 है, तो SCF क्या होगा। भाई अगर दोनों संख्याओं के गुणनफल को मैं LCM से भाग दे देता हूं तो मेरे पास SCF का मान आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, LCM × SCF ही तो बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, तो हमने सीधा भाग दे दिया, हमारे पास में आंसर आ गया। नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो ये तो सीधा सीधा एक एल्जेब्रिक कंडीशन हो गई। अगर a + 1/a बराबर ये है तो a² + 1/a² बराबर होगा 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 और फिर वापस से स्क्वायर करेंगे तो a⁴ + 1/a⁴ होगा 7 का स्क्वायर 49 - 2 मतलब कितना 47। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 47 हो जाता है।
नंबर 17 अगेन ग्राफ का एक क्वेश्चन है। वो कहता है अगर पुस्तकों की कुल संख्या 60 है तो विषय सी से पुस्तकों की संख्या जो कि C1 से है 10% और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या के बीच का अनुपात क्या है। भाई कितनी संख्या में बांटा है इसे, C1 C2 C3 C4, तो टोटल 4 पार्ट में बांटा है और पूरा का पूरा 100% है। 100 का अगर मैं 4 भागों में सब्जेक्ट को बांटता हूं तो हर एक का औसत 25% निकल कर आता है और C1 का मान है 10% और इसका मान है 25%। आपसे पूछा है इसका अनुपात क्या होगा, तो 5 से 2 और 5 से 5, तो हम कहेंगे ये अनुपात आएगा 2:5। ठीक है। कॉस 37 साइन 53 आपस में भाई कट जाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 53, तो जो हो जाएगा साइन 53 ये आ जाएगा माइनस। इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भाई ये देखो ये है कॉस 47 और इसको मैं यहाँ लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा साइन 43, होगा कि नहीं होगा कॉसेक। और साइन 43 और कॉस 47 दोनों की एंगल वैल्यू 90 हो गई, साइन और कॉस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा अपने पास में, लिख सकते हैं ना 1/1, तो 1 माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी 0। हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि 18 के ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। कहता है गोले का आयतन है 1,30,977, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई गोले का जो आयतन होता है वो होता है हमारे पास में 4/3 22/7 इंटू R³ और ये बराबर दे रखा है 1,30,977 के, यही दे रखा है। तो यहाँ से हमें R³ की वैल्यू लेकर आनी है और R³ की जो वैल्यू आती है वो 1,30,977 इंटू 3 इंटू 7 और बटे में आता है 4 इंटू 22 के। तो R की जो वैल्यू आएगी इसका हमें क्यूब रूट लेना होगा, तो यहाँ से R की वैल्यू आती है। जब आप R की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो भाई यहाँ देखो क्यूब रूट से आपको पता होना चाहिए लास्ट में 7 63 पर बैठेगा, तो मैं कह दूंगा R की वैल्यू जो है वो 63/2 रहेगी। जब हम सॉल्व करेंगे पेयर बनाकर या पूरे का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास में ये आएगा 63/2। अब आपसे पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr², 4 22/7 r। r का मान कितना है भाई 63/2 इंटू 63/2, यहीं पर आया। ठीक है, 2 दूनी 4 तो ये 4 कैंसिल हो गया, 7 से इसे मैं कैंसिल करूं तो ये 9 बार कैंसिल हो जाता है अपने पास में। अब देखिए यहाँ से देखते हैं तो 22 इंटू 3 66, 6 बचा है और 22 इंटू 6 172 और 6 178 और इसको 9 से और गुना करना पड़ेगा हमें। 9 से गुना करेंगे तो 9 इंटू 6 54, बचता है 5, 9 इंटू 8 72 और 5 77, 9 7 63 और 7 70, 9 एकम 9 और 7 16, 160 74। अच्छा ऐसा आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार मेरे को कैलकुलेशन चेक करनी होगी। 2 इंटू 2 4, 7 से ये 9 और 22 इंटू 3 66 हो जाता है हमारे पास में और 22 इंटू 6 132, यहाँ पर गलती हुई है, 22 इंटू 3 66 और 22 इंटू 6 132 और 6 138 मल्टीप्लाई बाई 9 करना था। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, हो सकती है। 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 8 72 और 5 77 और 9 इंटू 3 27 और 7 34 और 9 एकम 9 और 3 12, 124 74, 124 74 हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाता है। नंबर 20 कहता है शांत जल में एक नाव की चाल 6 है और धारा की चाल 2.5 है, तो बोट की स्पीड जो है वो 6 है और पानी की स्पीड 2.5 है। आगे क्या कहता है देखते हैं। एक नाव 59.5 किलोमीटर की दूरी स्थित एक स्थान पर जाती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। भाई जाते टाइम वो 59.5 किलोमीटर की दूरी को 6 + 2.8 8.8 से कवर करेगी। आते टाइम उसे यही 59.5 किलोमीटर की दूरी
6 में से 2.5 कम कर दें मतलब 3.5 से कवर करनी पड़ेगी। ये जाने का समय है और ये आने का समय है। चेक कर लेते हैं क्या आता है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 17 से कैंसिल करें 5 बार, 17 इंटू 3 51, बचा 8, 17 इंटू 5 85 और 5 से ये 7, तो जाने का टाइम आ गया। प्लस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करें, 5 से ये 7, 5 से एक बार और ये 9 बार, और 7 से ये कैंसिल करें तो ये 17 आता है। 17 और 7 हमारे पास में टोटल 24 घंटे का समय लगेगा आने और जाने में, और 24 घंटे हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में ये कह रहा है नीचे दी गई तालिका के अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, बच्चों की अधिकतम संख्या परिवहन के किस साधन का उपयोग करती है। हम कहेंगे बच्चों की संख्या, यहाँ अगर देखें तो ये 450 है अदर व्हीकल का, जबकि ये 450 से ज़्यादा आता है, तो हम कहेंगे इस केस में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं साइकिल यूज में लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नंबर 22, एक बोट धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। इसका मतलब नाव जो है डाउन स्ट्रीम में 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो नाव की चाल आ गई है 72 किलोमीटर में 6 का भाग दे दिया 12 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। आगे क्या कहता है, जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उसे 12 घंटे का समय लगता है। धारा के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम में 72 किलोमीटर की दूरी वो 12 घंटे में तय करती है, तो नाव धारा के विपरीत 6 किलोमीटर पर आवर से चलती है। आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल। आप जानते हैं अगर नाव की चाल चाहिए होती है तो हम डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, तो हमारे पास में स्पीड आ जाती है 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी बच्चों, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 4 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा 5 तिया 15 और 1 16, 16 बटे में 3 माइनस यहाँ पर है 1/4 से 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/3, 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 हो जाएगा 13/3, 4 तिया 12 और 1 13/3 प्लस आगे है 3 तिया 9 और 1 10, 10/3, और साथ में पहले वैने कॉलम सॉल्व होगा कि रेखाबंधनी सॉल्व होगी, तो 1/3 माइनस 1/3, तो यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा और उसका भी भाग लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है, इसका मतलब 1/2 का गुना हो रहा है। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाता है 5 बार अपने पास में। अब देखिए इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 13/3 और 5/3, तो ये हो जाता है 13 और 5 18/3। आप जानते हैं 18/3 को हम लिख सकते हैं 6, तो यहाँ से 16/3 माइनस 6 ये आता है हमारे पास में 6 तिया 18, 16 माइनस 18 तो -2 और डिवाइड में आएगा 3, तो हम कह देंगे इस क्वेश्चन का आंसर जो है -2/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी को मैच कर जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पर एक करेक्शन किया है मैंने। नंबर 24, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के रिगार्डिंग देखिए 1 है, माइनस का 3/7 है, फिर डिवाइड है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 49/9, और साथ में है 3/14। इसी तरीके से 1 + 3/5 डिवाइड में है 1/25, मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया है 25/1, और साथ में है 1/30। सॉल्व कर लेते हैं। 7 से ये 7 बार कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, और 3 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, और 7 से ये कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ आता है 1 - 1/2, मतलब ऊपर तो आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो 3 से ये कैंसिल हो जाता है 10 बार, और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाता है, और 5 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। यहाँ आएगा 1 + 1/2, इसका मतलब 1 + 1/2 इट मीन्स 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में 1/3 बच जाएगा,
और हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25 पर आते हैं। कहता है दो उम्मीदवारों के बीच में एक इलेक्शन हुआ। एक इलेक्शन में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 5% मत अमान्य घोषित हो गए, ठीक है। और एक उम्मीदवार को 9,500 मत मिले, जो कि वैलिड वोट का 80% के बराबर थे। वैलिड वोट के 80% के बराबर थे। तो वो पूछता है बताओ इस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। भाई जो भी संख्या थी उसमें से 5% वोट बेकार हो गए, मतलब कि 5% बोले तो 1/20 वोट बेकार हो गए। तो 19/20 जो वोट हैं वो 5% इनवैलिड हो गए। इसका मतलब 1/20 इनवैलिड हो गए, तो 19/20 सही वोट बचे हैं। जो सही वोट बचे हैं उसके 80% बराबर इसके हैं। 80% आप जानते हैं वैलिड वोट का 4/5, और ये बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 9,500 के। चेक करते हैं। 19 से कैंसिल किया मैंने 5 बार, 4 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 × 5 25 × 5 125। 125 हमारे पास में आ जाता है, और इसके साथ में 2 जीरो और आ जाती हैं, जो कि मान x का आता है हमारे पास में। और आपसे पूछा है कि मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो कितने के बराबर है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले वो कहता है दो उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन हुआ और 80% लोगों ने वोट कास्ट किया। तो मैं कहूँगा टोटल वोटर्स की संख्या x है, और इसके 4/5 जो लोग हैं, 80% का मतलब 4/5 लोग जो हैं वही वोट कास्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने वोट दिया उसमें से 5% अमान्य घोषित हो गए। 5% मतलब 1/20। तो हम कहेंगे यहाँ से बचे हैं 19/20 जो वोट हैं वो मान्य हैं। साथ में जो वैलिड वोट है उसके 80% किसी एक कैंडिडेट को मिले हैं। 80% का मतलब 4/5 वोट एक कैंडिडेट को मिले हैं, और इनकी जो संख्या है वो बराबर क्वेश्चन में 9,500 के है। आपसे पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या, x का मान हमें कैलकुलेट करना है। भाई 19 से मैंने कैंसिल किया तो यहाँ पर 5 बार आया, 4 से हम कैंसिल करते हैं तो ये 5 बार आता है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 5 × 5 25 × 5 125 × 5 625, 625 0 0, और इसमें 4 का भाग लगेगा और बराबर x के आ जाएगा, जो कि आपको टोटल वोटर्स की संख्या को बताएगा। यही रहेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4 बचता है 2, 4 × 5 20 बचता है 2, 4 × 6 24 1, और आपके पास में आता है फिर 4 × 6 24 और 1, तो 4 × 2 8 और 4 × 5 20, 156 25। 156 25 हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक इनलेट पाइप है जो खाली टैंक को 3/6 घंटे में भर देगा। एक भरने वाला नल है जो 3/6 घंटे में भर देगा, जबकि एक दूसरा आउटलेट है जो इसे 6.3 आवर में खाली कर देगा। जो एम्प्टी करने वाला नल है वो इसे 6.3 में खाली कर देगा। मैंने एक ऐसा टैंक माना जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, तो ये मैंने सीधा ऐसे ही मान लिया कि ये टैंक की क्षमता है। यहाँ पर जब इसका भाग दूंगा तो 6.3 आएगा, और जब इसका भाग दूंगा तो 3.6 आएगा। आपसे कहता है टैंक खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक कितनी पूरे जो है कितने घंटे में भर जाएगा। भाई टैंक में टोटल जो पानी आता है उसका वॉल्यूम है 3.6 × 6.3। इससे पानी आएगा और इससे पानी बाहर जाएगा, ऐसा ही तो होगा। तो 6.3 लीटर टंकी में पानी आया, उसमें से 3.6 लीटर पानी बाहर निकल गया। तो कितना पानी बचा है हम यहाँ से देख सकते हैं। 6.3 में से 3.6 हम कम कर देते हैं तो हमारे पास में आता है 2.7। तो कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है काम कितना करना है और रिजल्टेंट पर आवर में काम कितना हो रहा है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होता है, 9 से ये 3 और 9 से ये 7 और 3 से ये 12।
और 12 इंटू 7 84 और आंसर पॉइंट के साथ है, तो हम कहेंगे 8.4 आवर्स का टाइम लगेगा और 8.4 आवर्स जो है ऑप्शन बी में हमें दिया गया है। नंबर 27 पर चलते हैं। तो 27 नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो ये कहता है अभी ने भार्गव को एक जो घर है वो 10% के लाभ पर बेचा और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेच दिया और चेतन ने इसका पेमेंट किया है 264 साथ में 50 मतलब कि 2,64,00,000। तो आपसे पूछ रहा है बताओ अभी ने इसे किस मूल्य में खरीदा था। भाई अभी ने इसे जिस मूल्य में भी खरीदा था उसने तो भार्गव को 10% के लाभ पर बेच दिया और 10% के लाभ पर मतलब 11/10 में बेच दिया। भार्गव ने इसे चेतन को बेचा 20% के लाभ पर, 20 की भिन्न 1/5 होती है तो उसने 6/5 में बेच दिया और ये बिका है 2.64 करोड़ में। 2,64,00,000 मैंने शॉर्ट लिख दिया है। अच्छा कैंसिल करें तो यहाँ से देखते हैं 11 से 11 इंटू 2 22 बचता है 4, 11 इंटू 4 44 और 6 से ये 4 तो 0.04, 10 इंटू 5 50 और 50 इंटू 4 200 तो 200 है तो x का मान यहाँ से 2.00 करोड़ आ जाएगा। मतलब कि 2 के साथ में 7 जीरो तो हमें मिल गया है ऑप्शन फर्स्ट। तो हम कह देंगे अभी ने इसको 2 CR में परचेज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर अगर हम मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में आता है टोटल रन स्कोर्ड हुए हैं 19-20 में 4000 और 20 और 21 में टोटल रन स्कोर्ड हुए हैं 5000। अब आपसे कहता है 2019-20 के दौरान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, तो 19-20 में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड का 14% है और पाकिस्तान का 16% है, 14 और 16 30% हो जाता है। 30% किसका? 4000 का। और 2020-21 में श्रीलंका और पाकिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान, श्रीलंका का है 20 और पाकिस्तान का है 15 तो यहां हो जाता है 15% के विरुद्ध जो रन बनाए हैं उनके बीच का अंतर बताना है। तो भाई ये 30% तो 4000 का है तो यहां तो आ जाता है हमारे पास में 1200 और ये जो 15% है इसका बेस है 5000 तो 5000 का 15% अपने पास में ये आ जाता है 750 और 1200 और 750 के बीच का जो अंतर है वो आ जाता है 450। तो हम कह देंगे जो रनों के बीच का अंतर है वो आ जाता है हमारे पास में 450। तो क्वेश्चन का आंसर 450 मैच नहीं कर रहा है और हमारे पास में 20 और 15 35 है और ये मैंने 15 लिया है तो कोई बात नहीं, हम इसे 35% कर देते हैं। यहाँ पर वापस से पढ़ लीजिए 2020-21 का डेटा श्रीलंका और पाकिस्तान का था। श्रीलंका का 20 है, पाकिस्तान का 15 है, यहाँ 35 आएगा और 35 इंटू 5000 का तो ये 175 होगा और हम कहेंगे यहाँ 1200 है और यहाँ 1750 है तो यहाँ जो अंतर आएगा वो 550 का आएगा। तो 550 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है तो हम कह देंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 28, उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आयतन दिया हुआ है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और ये क्वेश्चन में दे रखा है 256/3 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से मैं इसे कैंसिल करूं तो 4 इंटू 6 24 और 4 इंटू 4 16। आर क्यूब की वैल्यू 64 है तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल कर आती है 4 और हमसे पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 4 तो 4 इंटू 4। ठीक है। अच्छा हमें क्वेश्चन में जो है ना वो पाई में ही दे रखी है तो 4 इंटू पाई और ये हो गया है तो 4 चौके 16 चौके 64 तो हम कह देंगे ये जो है आंसर आ जाता है 64 पाई और 64 पाई जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नंबर 30 में कहता है के 10 ये इसकी वैल्यू है तो भाई के आप जानते हैं tan 45 जो है 1 होता है और sin 60 हो गया है हमारे पास में √3/2।
बराबर cos 60 वही होता है जो sin 30 होता है, और sin 30 हमारे पास में हो गया है 1/2। और cot 30 वही होता है जो sin 30 का उल्टा होता है, और sin 30 हमारे पास 3 होता है, तो ये हो गया है √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपसे पूछा k का मान क्या आएगा, हम कह देंगे k का मान 1 आएगा, और k का मान 1 हमारे पास में आ जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है ऑप्शन फर्स्ट टिक कर देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ये कहता है एक इंस्पेक्टर जो है एक चोर से 288 मीटर पीछे है। तो एक पुलिस वाला है और एक चोर है, और इन दोनों के जो बीच का गैप है वो है 288 मीटर, 288 मीटर। अब आपसे कहता है कि इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है, तो ये इसकी जो स्पीड है वो है 1 मिनट में 42 मीटर रन करने की। ठीक है, साथ में चोर जो है 1 मिनट में 30 मीटर दौड़ता है, और यूनिट समय में तय की गई दूरी जो है वही इनकी चाल कहलाती है। इधर भी 1 मिनट का डेटा है और इधर भी 1 मिनट का डेटा है। तो आपसे पूछता है बताओ इंस्पेक्टर जो है कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। भाई जैसे ही ये 288 मीटर का गैप खत्म होगा ये चोर पकड़ में आ जाएगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब समान दिशा में है तो समान दिशा के लिए हम कहेंगे डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो कितने किलोमीटर का गैप खत्म करना है, 288 का। 1 मिनट में कितने मीटर का गैप खत्म होगा, ये 42 जाएगा, ये 30 जाएगा, तो ये ज्यादा चलेगा 12। और कितना ज्यादा चलना है, पुलिस वाले को पीछे है 288, तो 288 ज्यादा चलना है, 1 मिनट में चलेगा 12, तो 12 दूनी 24, और 12 × 4 48, हम कहेंगे 24 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि 31 में दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में ये कहता है 3 लड़कों की औसत आयु 25 साल है, तो तीनों की कुल आयु 75 साल हो जाएगी, और उनकी आयु का अनुपात है 3 5 7, 3 5 और 7, 7 और 5 12 और 3 15, और 15 बराबर होगी कुल आयु। औसत आयु 3 लोगों की 25 है, तो कुल आयु हो जाएगी 75, और जो बराबर होगा 7 और 5 12 और 3 15 के। 15 का मान 75 है तो 1 का मान 5 साल हो जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु बताइए। सबसे छोटा वाला है 3 का, 1 का मान 5 है, तो 3 का मान 15 हो जाएगा, और हम कहेंगे ये एक आसान सा क्वेश्चन जिसका आंसर डी ऑप्शन रहेगा। नंबर 33, दो संख्या 12:7 में है, यदि उनका SCF जो है वो 25 है तो उन संख्याओं का मान बताओ। भाई अगर हम इनके सह अभाज्य जो संख्या होती हैं, को प्राइम नंबर होते हैं जो कि अनुपात में ही होते हैं, उसको अगर मैं SCF से गुना कर दूंगा तो हमारे पास संख्याओं का मान आ जाएगा। हम ऐसे ही तो निकालते हैं। तो ये संख्या तो हो जाएगी 25 × 12 300, और ये वाली संख्या हो जाएगी 25 × 7 175। हमने 25 से काट कर मतलब SCF को हटाकर हमने इनका अनुपात लिख रखा था जो कि कोप्राइम डेटा में था। तो हम कहेंगे संख्या है 300 और 175, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नंबर 34 कहता है एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% की हानि पर बेचता है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर वो 100 रुपये का सामान लाता है तो उसने विक्रय मूल्य रख रखा है 90, 10% की हानि। लेकिन वो करता क्या है, 25% कम वजन काम में लेता है। तो तोलना था उसको 1 किलो सामान जो कि 100 रुपये का था, तोला है उसने 750 ग्राम सामान जो कि 75 रुपये का ही था। तो उसने 100 का सामान 90 में नहीं बेचा, उसने 75 का सामान 90 में बेचा। तो दुकानदार को नुकसान नहीं फायदा हुआ, कितने का, 15 का। लाभ और हानि होते हैं एक्चुअल कॉस्ट पर, उसकी दुकान से एक्चुअल कॉस्ट 75 की आ रही है ना कि 100 की। 15/75 भाई हम कहेंगे 1/5 हो जाता है, और 1/5 को हम परसेंटेज में कह सकते हैं 20% का लाभ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 में
जो प्रॉफिट होगा उसकी वैल्यू ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सही हो जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। कहता है ए और बी को 36,000 रुपये का एक प्रोजेक्ट मिला। ठीक बात है, ए अकेला इस काम को 25 दिन में कर सकता है। ए अकेला करेगा तो ये काम 25 दिन में हो जाएगा। कहता है उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। ये जो काम है ना जिसको ए अकेला 25 दिन में कर सकता है, इन्होंने एक साथ काम किया ए और बी ने कितने दिन तक? 5 दिन तक। उसके बाद में कहता है अगले 5 दिन तक बी अकेले काम करता है और उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं 5 दिन काम किया। इसका मतलब आगे बी ने भी काम किया 5 दिन और ए ने भी काम किया 5 दिन। बेटा अगर आप यहाँ से देखो तो एक चीज आपको ये नजर आ रही होगी, पहले 5 दिनों में दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, आगे 5 दिन अकेला बी काम कर रहा है, तो अकेला ए भी 5 दिन काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों ने बराबर बराबर दिनों के लिए काम किया है। अब हम यहाँ से ये देख लेते हैं, अगर दोनों बराबर समय के लिए काम करते हैं तो किसकी क्षमता कितनी थी? जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसको हम पैसा ज़्यादा देंगे और जिसकी क्षमता कम होगी हम उसे पैसा कम देंगे। तो यहाँ से आता है 5A और 5A 10A और इधर है 25, तो इधर बच जाता है A का 15 और इधर से B का 5 और B का 5, B का 10। अगर मैं यहाँ से अनुपात पूछूं तो आप कहेंगे 5 से ये 3 और 5 से ये 2, A की अनुपात है क्षमता का 2 तो B का है 3, तो इनमें जो पैसा भी बटेगा वो 2:3 में बटेगा। इसका मतलब टोटल पैसा कितना? 36,000। आपसे पूछा है इसमें ए का हिस्सा बताओ। ए को जाएंगे 2 रुपये, टोटल बटेगा 5 में, 5 बराबर 36,000 है तो एक का मान आएगा 36,000 बटे में 5 और ए की वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने 2 का, यही रहेगा। 36 × 2 72, 72 में हम भाग देते हैं 5 का तो हमारे पास में आ जाता है 14,400। 72 × 2 144, तो आंसर रहेगा 14,400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 36। कहता है एक दुकानदार ने 4 लगातार दिन 5445, 5937, 5865 और 6562 रुपये की बिक्री की और उसकी 5 दिनों की औसत बिक्री है 6050। अब इन चारों दिनों में किसी भी दिन 3 दिनों में कोई ज़्यादा बिक्री नहीं हुई है लेकिन चौथे दिन उसकी बिक्री हुई है, बट ओवरऑल उसकी 5 दिन का जो औसत है वो 6050 है। तो आपसे पूछता है बताओ उसके 5वें दिन की बिक्री कितनी है। भाई मैं कहता हूँ 5वें दिन की उसकी बिक्री 6050 तो रही होगी औसत के हिसाब से। अब पहले दिन उसने बिक्री की 5445 रुपये की, जबकि उसको औसत बनाने के लिए 6050 रुपये की बिक्री करनी चाहिए थी। की कितनी है? 5445 की और करनी चाहिए थी 6050 की। तो आप कहेंगे यहाँ से कितनी कम की, इन दोनों का अंतर ले लो और ये दोनों का जो अंतर आता है वो यहाँ से आ जाता है अपने पास में 605। तो मैंने 605 पहले दिन का और जोड़ दिया। दूसरे दिन उसने 5937 की बिक्री की, जबकि उसको करनी थी 6050 की। 5937 तो यहाँ से 63 रुपये ये कम हो गए और 50 ये, 63 और 50, इस तरीके से मैं टोटल अंतर देखता हूँ तो हमारे पास में यहाँ से आ जाता है कितने रुपए का? 113 रुपये का। साथ में तीसरे दिन उसने 5865 की। अब 5865 तो 135 तो ये रहा और 50 ये रहा। इस तरीके से टोटल जो अंतर आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास में 185 रुपये का। तो 185 हमारे पास में और जुड़ जाएगा, क्योंकि इतने रुपए जो कम पड़ रहे थे वो तो कर ही दिए, लेकिन चौथे दिन उसको करनी बिक्री चाहिए थी 6050 की और वो करके बैठा है 6562 की। कितने ज़्यादा की उसको माइनस कर दो यहाँ से, तो 12 तो ये आ गया और ये 500, तो इतने रुपए हम यहाँ से कम कर देते हैं। तो हम यहाँ से कम करते हैं तो ये 412 रुपये का अंतर और आ जाता है हमारे पास में। टोटल अंतर की बात अगर हम कर रहे हैं तो 412 नहीं, ये 512 आ गया है हमारे पास में। ठीक है, और अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूं और इस संख्या को टोटल हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में टोटल जो आंसर आता है वो आता है 6441। टोटल कितना आएगा? 6441।
441, क्योंकि ये इसमें से कम हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6441। तो हमारे पास में आ जाएगा उसकी 5वें दिन की बिक्री जो है वो है ऑप्शन सी के हिसाब से 6441। एक तरीका और था, चारों दिन की बिक्री जोड़ लीजिए, 5वें दिन की बिक्री x बराबर पांचों दिन का औसत है 6050 इंटू कर देना 5 से, तो पांचों दिन की टोटल बिक्री में से 4 दिन की बिक्री माइनस कर देना, 5वें दिन की बिक्री आ जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मैं एग्री करता हूं, यहां भी किया लेकिन उतनी नहीं की है जितनी कैलकुलेशन हमारी वहां पर होगी। चलते हैं नंबर 37 पर। कहता है कंपनी पी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, कंपनी पी में टोटल 4560 हैं और उसमें से फीमेल 2210 हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी पी में मैं मेल की संख्या अगर कैलकुलेट करूँ तो 4500 और 2200, तो यहाँ से आ जाता है अपने पास में 2350, 2350, ठीक है। और कंपनी आर में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, कंपनी आर में पुरुष कर्मचारी, अब भाई यहाँ है 3052 और यहाँ है 1280, 3000 में से 1200 कम किया तो ये 1800 और 52 और 80 का अंतर हो जाता है अपने पास में 28, यही होगा। 28 और कम कर दीजिए, किस में से, 1800 में से, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 1772, ये आ जाएगा आर के मेल की संख्या, ठीक है। और आपसे पूछा है इन दोनों के बीच का भी अंतर, तो दोनों के बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है 578। 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7 गया 7 और 17 और 5 22, 578। 578 ऑप्शन बी में दिया गया है जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 38 पर आते हैं। 38 में ये कहता है हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और पुणे में टोटल मोबाइल जो यूज करते हैं उनकी जो संख्या है वो दे रखा है, मोबाइल एडिक्टेड जो लोग हैं, और उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है ये भी हमें गिवन है। तो आपसे पूछता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एडिक्टेड मेल इन चेन्नई। भाई चेन्नई में टोटल मोबाइल यूजर हैं 2 लाख, उसमें से 11 भाग तो है मेल का और 9 भाग है फीमेल का, तो टोटल ये बटेगा 20 में, और आपसे मेल का डेटा पूछा है, तो 2 लाख जो है वो बटा है 20 में, और हमसे पूछा जा रहा है मेल की संख्या, मल्टीप्लाई कर दिया 11 का, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास में आ जाता है 1,10,000। 1,10,000 हमारे ऑप्शन पहले में दे रखा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा। नंबर 39 पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कहता है कि कंपनी में 3 प्रकार के बॉक्स बनते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी का और कांच का, प्लास्टिक का, वुडन का और मिरर का, और जो बॉक्स बनते हैं उनकी संख्या का अनुपात है 2-3-5, 2-3-5। साथ में कहा गया है कि जो लकड़ी के और कांच के बॉक्स हैं उनके बीच का अंतर 144 है। लकड़ी के और हमारे पास में कांच के जो बॉक्स हैं, लकड़ी के बॉक्स और कांच के जो बॉक्स हैं उनके बीच का जो अंतर है वो बराबर 144 के है। कहता है यदि प्लास्टिक के बॉक्स की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो अब प्लास्टिक के बॉक्स कितने बनेंगे। तो भाई 2 का मान 144 है तो इस 2 का मान तो 144 आ गया, साथ में वो कह रहा है इसको 25% से और बढ़ा दो, इसका मतलब इसको 1/4 से और बढ़ा दो, तो 144 को 1/4 से बढ़ाओगे तो ये 36 और ऐड हो जाएंगे, तो अब प्लास्टिक के बॉक्स बनेंगे 144 + 36, तो ये हो जाता है 180। हम कह देंगे डी ऑप्शन के हिसाब से अब प्लास्टिक के बॉक्स जो हैं वो 180 बनेंगे। नंबर 40 पर आए तो 40 नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कौन सा जो है भिन्न 1/5% के बराबर है। 1/5% को हम अगर हटाते हैं तो बटे में 100 आता है, तो हम कह देंगे ये होता है 1/500, जो कि ऑप्शन डी में मेंशन है। 41 पर आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास में आता है, वो कहता है 20% कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी का जो सेट है उसका क्रय मूल्य 9080 होता है, तो अंकित मूल्य कितना था।
भाई 20% काट लिया, इसका मतलब ये वैल्यू 80% को बता रही है। तो 80% की वैल्यू है हमारे पास में 9080, तो 1 की वैल्यू आ गई। और कमीशन से पहले ये जो भी इसका एमआरपी रहा होगा वो 100 रहा होगा। 20 से ये 4 और 20 से ये 5, 4 से कैंसिल करें तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 और 2, 4 इंटू 7 28 और ये 0 0 आ जाता है। 5 इंटू 7 35 आ जाता है हमारे पास में। अब वैसे तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, फिर भी 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 2 10 और 3 13 और 5 इंटू 2 10 और 1 11। तो ऑप्शन आ जाता है 11,350। भाई ये ऑप्शन हमने तो बनाई नहीं है, ये ऑप्शन तो आप जानते ही हैं, सीपीओ का पेपर चल रहा है और जो कि 2023 में हुआ है। तो अगर ऑप्शन ऐसे आए तो पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर पहले ही आ चुका था। नंबर 42, ये कहता है आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपये में एक स्मार्ट घड़ी खरीदी। चूंकि उसके पास पैसे कम थे तो उसने डाउन पेमेंट 2000 रुपये कर दिया। तो घड़ी कितने की थी भाई? 4400 रुपये की। 2000 रुपये का उसने डाउन पेमेंट कर दिया। अब उसकी तरफ उधार बचा जो है वो 2400 रुपये है, उसकी तरफ अब 2400 रुपये बचे हैं। साथ में उसने कहा कि दुकानदार ने उसे 1 महीने के बाद 2440 रुपये भुगतान करने का विकल्प दिया। एक्चुअल में 2400 रुपये की जगह उसको पेमेंट करना पड़ रहा है 2440 रुपये का। तो इसका मतलब देखा जाए तो उसने 1 महीने का जो ब्याज दिया है, इंटरेस्ट पे किया है, उसकी वैल्यू आ जाती है 40 रुपये। और ये कितने टाइम में दिया है? 1 महीने में दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस किस्त में दुकानदार ने किस दर से साधारण ब्याज वसूल करेगा। तो ब्याज वसूल किया है 40, किस पर? 2400 रुपये पर। कौन सी रेट से वो हमें पता करना है और कितने टाइम में? 1 महीने में। तो मैंने लिख दिया 1/12। 1/12 क्यों? क्योंकि हम यहाँ साल में डेटा लिखते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, 12 से 2 कैंसिल हुआ और 2 से 20। तो हम कहेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% आ जाती है। तो हम कहेंगे दुकानदार ने उससे जो सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज लिया है उसकी दर 20% रही होगी। नंबर 43 क्या कहता है देखते हैं। 43 में कह रहा है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल हमने बना दिया, ये इस तरीके से एक ट्राइंगल है। P यहाँ लिख दिया, Q यहाँ लिख दिया और R लिख दिया। कहता है Q कोण Q का अंत्य कोण और R का बाह्य कोण समद्विभाजक S पर मिलते हैं। तो Q का तो अंत्य कोण और R का बाह्य कोण का समद्विभाजक इस S पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अंत्य कोण का समद्विभाजक और ये हो गया इसके बाह्य कोण का समद्विभाजक। और कहता है QSR की जो वैल्यू है, QSR की जो वैल्यू है वो 40 है। तो आपसे पूछा है कि बताओ P का मान क्या होगा। आप बच्चे जानते हैं कि ये जो एंगल है इसका आधा होता है, तो इसकी वैल्यू पूछेगा तो ये 80 डिग्री हो जाएगी। तो हम सीधा टिक कर देंगे, आंसर 80 रहेगा। नंबर 44 में हमें दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर है। तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 हमसे पूछा है। भाई इसको मैंने क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3, इस तरीके से मैंने लिखा कि इसका मान क्या होगा। अब ये हो गया मेरे लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो हुआ। और बेटा अगर आप देखें तो आपको यहाँ से दे रखा है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये इधर आ जाएगा तो 0 के बराबर है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही 0 पुट करूँगा तो इस पूरे का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी 44 का आंसर मैच हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कहता है 2022 और 23 में 4 स्कूल में बच्चों की संख्या को बता रहा है और उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं। तो आपसे पूछता है स्कूल बी में लड़कियों का परसेंटेज कितना है।
भाई स्कूल बी में टोटल बच्चे हैं 1880, जिसमें से लड़कियां हैं 846। 846 लड़कियां हैं, कितने में से? 1880 में से। आपसे पूछा है परसेंटेज कितना है। अब अगर आप परसेंटेज पर जाते हैं तो भाई सीधा सा देख लीजिए, 800 का दुगना 1600 और 46 का दुगना 92। तो ये 1692 अगर यहाँ होता तो 2 बार कटता और 2 कटता तो यहाँ 50 आंसर आता। लेकिन मुझे पता है ये 2 से ज़्यादा बार कटेगा, अगर नीचे संख्या बड़ी होगी तो आंसर छोटा आएगा, 50 से छोटा। अब 50 से छोटा मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो मैं सीधा टिक कर दूंगा और कहूँगा आंसर जो है वो 45% रहेगा। कैलकुलेशन में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि EFGH जो है पॉइंट हैं और वृत्त की परिधि पर हैं। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं जैसा कि ये कह रहा है। तो एक वृत्त की परिधि पर पॉइंट हैं EFGH, तो इनको यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। जैसे मैंने मान लिया E यहाँ होगा, F यहाँ होगा, G यहाँ पर होगा और H यहाँ पर होगा। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को बना देता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। सभी पॉइंट आपस में अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा और वो भी बनेगा साइक्लिक, चक्रीय चतुर्भुज बन गया है। ठीक है, अब ये किसी भी टाइप का हो सकता है। अब ये कहता है एंगल FGH की वैल्यू 57 है, FGH की वैल्यू 57 डिग्री है। और आपसे पूछा है कि एंगल HEF का मान कितना होगा, HEF का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। भाई आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। इस 180 में से हमें इस वाले एंगल का मान पता है 57 डिग्री है, तो 180 में से 57 अगर घटा देते हैं तो इस एंगल का मान आ जाएगा 123 डिग्री। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 123 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर टिक करेंगे ऑप्शन बी। आते हैं नंबर 47 पर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। भाई वर्गमूल निकालना है तो 1/, अब या सीधा लिख लेते हैं, 1/4 का वर्गमूल होगा 1/2, 1/9 का होगा 1/3, साथ में 1/25 का होगा 1/5 और 1/49 का होगा 1/7। और ये जो है ना भाई, इसको उल्टा कर देते हैं तो ऊपर 121 और नीचे 36, वर्गमूल लेंगे तो ऊपर चला जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 6। ये वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट की। आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए। ऊपर तो सिर्फ 11 रहेगा, तो 11 ऑप्शन वाले 2 ऑप्शन है, मतलब या तो ए होगा या सी होगा, तो 11 में। अब देखिए वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे में कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल वाला आंसर तो वैसे ही नहीं होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाता है अपने पास में 5 × 2 10, ठीक है, और 7 × 3 21, 21 × 6 126, 126 के साथ में एक 0 लगा दो, आप कहेंगे 11/1260 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वैसे भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि इसमें डेसिमल था, तो आप कह देते आंसर तो 47 का जो है वो डायरेक्ट ही हमें दिख रहा था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। कहता है हवा भरने के कारण एक आधे गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर हो गई, तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो नए वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिखना है और मूल गुब्बारे का ओरिजिनल का बाद में लिखना है। और अर्ध गोला है और आप जानते हैं आधे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो चाहे पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो वो त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करता है, क्योंकि पूरे में लिखोगे तो 4πr², 4π तो सब में लिखना है, आधे गोले में लिखोगे तो 3πr², तो 3π तो लिखने का मतलब ही नहीं है। नए आधे गोले की त्रिज्या 7 है, तो यहाँ r² पर डिपेंड करेगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और पुराने की त्रिज्या कितनी थी 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो मैं सीधा कह दूंगा इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 49:16 में रहेगा। आप कहें बाकी का आपने 3π और 4π क्यों नहीं लिखा है, तो पूरा गोला हो चाहे आधा गोला हो वो तो सब में ही आपको डेटा इक्वल ही लिखना पड़ेगा। नंबर 49।
49 में कहता है एक कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अलग अलग तरीके की बैटरी बनाई है। ये बैटरी के टाइप हैं जिनको नाम दिया हुआ है, जैसे कार में, बाइक में इस तरीके से बैटरी लगती है, उनका डेटा दिया हुआ है, इनके नाम दे दिए, कौन कौन से साल में बनी है ये दे दिया। आपसे कहता है पिछले 7 साल में किस प्रकार की बैटरी की बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है। भाई अगर आप एक तरीका तो ये है कि सबको जोड़ लीजिए, और दूसरा तरीका ये है, एक बार इसमें आप ये चेक करिए कि अब इसे ऐसे चेक ऐसे मत कर देना कि यहाँ से आप देखकर बता दो। ये तो 1992 में कितनी बैटरी बनी, 1993 में कितनी बैटरी बनी, ये है वो पूछ रहा है पिछले 7 साल में किस प्रकार की बैटरी, इन 7 साल में 4AH, 7AH, 32AH कौन सी टाइप की बैटरी सबसे ज़्यादा बिकी, ये हमसे पूछा है। तो या तो मैं इन सबको जोड़कर चेक करूं, या फिर मैं देखूं 100 का जो डेटा है ना, सबसे ज़्यादा 32 वाले मारा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। यहाँ देखो इतनी 2 और 3 5 बार ही रह गया, यहाँ 3, यहाँ पर 3 बार रह गया, तो पॉसिबिलिटी इसकी बनी। और फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आपका टाइम भी तो लगेगा। तो मैं सीधा देखकर बताऊंगा जो 32AH टाइप की जो बैटरी है वो सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो मैं डायरेक्ट टिक कर रहा हूँ 32AH पर, जो कि ऑप्शन पहले में दिया गया है। और हमारे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन ये है जो कि 50 नंबर का है। ये कहता है 6 अलग अलग स्कूलों में 6 अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हमें दे रखी है, ये स्कूल के नाम है, और 6 अलग अलग क्लासेस हैं 5वीं से लेकर 10वीं तक। आपसे पूछता है सभी स्कूलों में मिलाकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, सभी स्कूलों में मिलाकर, जैसे PQRST में मिलाकर कौन सी कक्षा में, तो 5वीं कक्षा का टोटल है, 6वीं का टोटल है, 7वीं का है, 8वीं का है, 9वीं का है, 10वीं का है। यहाँ आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह आपको टोटल दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो मैं कहूँगा 924 सबसे ज़्यादा क्लास 6 में बच्चे पढ़ते हैं, और क्लास 6 का डेटा जो है ऑप्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीपीओ के ये जो 4 अक्टूबर का सीरीज़ था इसको हमने सॉल्व किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की सीरीज़ के क्वेश्चंस को किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तब तक के लिए थैंक यू।